चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंपाउंड है। इसमें दो टाइप के एनएमआर हमको मिलेंगे। एक मिलेगा H1 एनएमआर और दूसरा मिलेगा हमको नाइट्रोजन 14 एनएमआर। तो H1 एनएमआर जो स्प्लिट होगा, इसमें जो चारों प्रोटॉन है वो सेम है, तो स्प्लिट किसके कारण होगा? वो नाइट्रोजन के कारण होगा। तो H1 एनएमआर में कितना सिग्नल मिलेगा भाई? एक सिग्नल मिलेगा। और वो सिग्नल स्प्लिट कैसे होगा? वो नाइट्रोजन के कारण स्प्लिट होगा। तो स्प्लिटिंग हम लोग कैसे निकालते हैं? 2Ni+1। 2 नंबर कितना है नाइट्रोजन का? एक है। और नाइट्रोजन का जो आई है वो भी 1 है, +1। ये हो जाएगा कितना भैया? ये इनटू है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और रेशियो क्या रहेगा? हम लोग कल पढ़े हैं आई 1 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1 आपका हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन एनएमआर में भी एक ही टाइप का नाइट्रोजन है, एक सिग्नल मिलेगा। और इसका स्प्लिटिंग देखते हैं तो 2Ni+1। तो 2 इंटू नंबर, नाइट्रोजन के नेबरिंग में कितने स्प्लिटिंग करने वाले न्यूक्लियाई हैं? 4 है, प्रोटॉन 4। और जो आई है हाइड्रोजन का वो हाफ होता है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? ये 5। क्या मिलेगा? 5 भागों में वो सिग्नल टूट जाएगा। और उसका आई क्या है? हाफ। तो कैसे टूटता है क्विंटेट भैया? 1:4, एक मिनट ना, हाँ, 6:4:1। ये इसका रेशियो हो जाएगा सिग्नल का। नोट करिए, H1 एनएमआर नाइट्रोजन के कारण स्प्लिट हुआ है, एक सिग्नल मिलेगा, 3 लाइन में टूटेगा। और जो नाइट्रोजन एनएमआर है वो हाइड्रोजन के कारण स्प्लिट होगा, एक सिग्नल मिलेगा, 5 लाइन में टूटेगा। 5 लाइन का रेशियो ये है। इंपॉर्टेंट है, आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, नोट करेंगे। नोट करते रहिए। और हम लोग बनाएंगे BH4-, चलो दोनों को एक साथ नोट कर लेना। अब बोरॉन एनएमआर देख लेते हैं। बोरॉन 11 एनएमआर, एक सिग्नल मिलेगा, ये भी एक टाइप का बोरॉन, एक सिग्नल। अभी किसके कारण स्प्लिट होगा? हाइड्रोजन के कारण। 2, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4। हाइड्रोजन का आई कितना है? हाफ। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, कितना आएगा? 5 लाइन। और 5 लाइन में रेशियो क्या रहता है? यही रेशियो रहेगा भैया, 1:4:6:4:1। अब देख लेते हैं हम लोग H1 एनएमआर। H1 जो एनएमआर है इसमें भी एक सिग्नल मिलेगा। और वो किसके कारण स्प्लिट होगा? बोरॉन के कारण स्प्लिट होगा। 2 इंटू बोरॉन का नंबर 1। और कल बताया था बोरॉन का आई 3/2 होता है, +1। तो ये कट जाएगा भैया ऐसे 2। और कितना हो जाएगा भाई? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें भी जो रेशियो है एक ही नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1। चलिए नोट करिए। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल देखते हैं फिर से, PH4+।
H1 एनएमआर, H1 एनएमआर फास्फोरस के कारण स्प्लिट होगा, एक सिग्नल मिलेगा 2 इंटू फास्फोरस का नंबर 1 इंटू फास्फोरस का जो आई है वो हाफ होता है, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1:। अब देखेंगे हम लोग फास्फोरस 15 एनएमआर, ये स्प्लिट होगा हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 4 और हाइड्रोजन का ही आई लेंगे हाफ, ये हो जाएगा, ये देखो 2 2 कट जाएगा, ये आएगा 5 आएगा, मतलब 1:4:6:4:1। ये तीनों एक ही टाइप के कंपाउंड हमको मिले। सिग्नल इसमें भी एनएमआर, फास्फोरस एनएमआर का एक आएगा, प्रोटॉन एनएमआर का एक आएगा, है ना, एक एक सिग्नल आएगा। लाइंस बोलेंगे आपको, तो लाइंस इसमें 2 आएंगे और इसमें 5 लाइंस आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये इनऑर्गेनिक एनएमआर का पार्ट है, ये आता है भाई। चलो PF5, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन एब्सेंट है, जो बेरी स्यूडो रोटेशन है, बेरी स्यूडो रोटेशन अभी प्रेजेंट कर लेते हैं। बेरी स्यूडो रोटेशन प्रेजेंट है, तो पांचों जो फ्लोरीन है एक जैसे हैं मानेंगे, तो हम लोग फास्फोरस 15 नहीं होता है यार, फास्फोरस 31 होता है, ठीक है, फास्फोरस 31 एनएमआर हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो ये किसके कारण स्प्लिट होगा, 5 फ्लोरीन के कारण, 2 इंटू फ्लोरीन का नंबर 5 इंटू फ्लोरीन का आई होता है हाफ, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा भैया, 6 लाइन इसका आएगा। अब देखते हैं फ्लोरीन 19 एनएमआर। फ्लोरीन 19 एनएमआर में क्या होगा देखेंगे, फास्फोरस के कारण स्प्लिट होगा, तो फास्फोरस कितना है 1 है और फास्फोरस का आई कितना है हाफ, तो ये आ जाएगा 2। ये क्या मिलेगा इसके लिए, डबलेट मिलेगा, है ना, 1:1, और इसके लिए क्या मिलेगा 6 मिलेगा। चलो चलो आगे इसी में हम लोग देखेंगे बेरी स्यूडो रोटेशन, एब्सेंट कर देंगे, रिजिड कर देंगे मॉलिक्यूल को, एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग सिग्नल देंगे। तो देखते हैं PF5, PF5 में चलो, तो सबसे पहले देखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस 31 एनएमआर, तो किसके कारण स्प्लिट होगा, देखो भैया ऐसा है स्ट्रक्चर, ये 2 एक्सियल फ्लोरीन है और 3 इक्विटोरियल फ्लोरीन, 3 इक्विटोरियल फ्लोरीन, तो एक्सियल कितने हैं 3 हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू हाफ प्लस 1, ये एक्सियल के लिए हो गया, ये इक्विटोरियल के लिए हो गया, 3 लिख दिए तो इक्विटोरियल बना देते हैं, इंटू अब एक्सियल के लिए, एक्सियल कितने हैं 2 और आई कितना है हाफ है। चलो ये कितना हो जाएगा भैया
ये हो जाएगा 4 गुना ये हो जाएगा 3, 4 गुना 3, कितना लाइन आ जाएगा इसके लिए? 12 लाइन्स। कितने लाइन्स आ जाएंगे? 12 लाइन्स आ जाएंगे फास्फोरस 31 NMR में। 12 लाइन्स आ जाएंगे भाई। एक्सियल इक्विटोरियल के कारण 4 लाइन और इक्विटोरियल के कारण मतलब 3, और वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 12 लाइन्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 लाइन्स में बदल जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी में घर को मिटाता हूं। चलिए अब देखेंगे हम लोग फ्लोरीन 2 टाइप के हैं। फ्लोरीन क्या है भाई? 2 टाइप के हैं। तो फ्लोरीन 2 टाइप के हैं तो 2 टाइप का सिग्नल मिलेगा। 2 सिग्नल मिलेगा किसके लिए? फ्लोरीन 19 NMR के लिए, है ना। अब 2 टाइप का सिग्नल अलग अलग किसके लिए होगा? एक एक्सियल के लिए होगा और एक इक्विटोरियल के लिए होगा। ठीक है, अब एक्सियल के लिए देखते हैं। एक्सियल के लिए स्प्लिटिंग कौन कराएगा? इक्विटोरियल वाला फ्लोरीन और फास्फोरस। तो इक्विटोरियल वाला फ्लोरीन कितना है? 3, 2 इंटू 3 इंटू हाफ, आई हाफ है फ्लोरीन का। और कौन कराएगा स्प्लिटिंग? इसका फास्फोरस भी कराएगा। फास्फोरस कितना है? 1 है। 2 इंटू 1 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा देखो 4 इंटू 8 लाइन्स मिलेगा। इसके लिए 8 लाइन्स मिलेगा आपको इक्विट ये एक्सियल वाले फ्लोरीन के लिए। इसके लिए एक्सियल वाले फ्लोरीन के लिए 8 लाइन्स मिलेगा। अब इक्विटोरियल को कौन स्प्लिट कराएगा? इक्विटोरियल को कौन स्प्लिट कराएगा? फ्लोरीन एक्सियल और फास्फोरस। तो एक्सियल फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। 2 इंटू 2 इंटू हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा भैया कितना? ये देखो फास्फोरस कितना है? 1 है। फास्फोरस 1 है। चलो ये देखो 2 + 1 3 इंटू ये 1 + 1 2, इसके लिए कितना लाइन्स मिलेगा अपन को? 6 लाइन्स मिलेगा। कितना लाइन्स मिलेगा? 6 लाइन्स। तो एक्सियल फ्लोरीन के कारण 8 लाइन्स, इक्विटोरियल फ्लोरीन के कारण 6 लाइन्स, और फास्फोरस 31 NMR में आपको 12 लाइन्स मिलेंगे। चलिए हो गया भाई। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ सर, ये NMR को एक बार और बताएंगे प्लीज। कौन सा वाला? हाँ ये फ्लोरीन वाला। हाँ चलिए देखिए, हाँ इधर देखो, ये 2 टाइप का फ्लोरीन है यहाँ पे, इक्विटोरियल वाला है और एक्सियल वाला है। इसलिए कितना सिग्नल मिलेगा फ्लोरीन का? 2 सिग्नल। अब वो 2 सिग्नल फिर अलग अलग पार्ट में टूटेगा। एक्सियल के लिए अलग आएगा, इक्विटोरियल के लिए अलग आएगा। तो एक्सियल का किस में टूटेगा? एक्सियल को कौन तोड़ेगा? इक्विटोरियल वाला फ्लोरीन तोड़ेगा और फास्फोरस तोड़ेगा। इसके कारण 8 लाइन मिला। फिर इक्विटोरियल वाला जो फ्लोरीन है उसके सिग्नल को कौन तोड़ेगा? उसके सिग्नल को एक्सियल स्प्लिट करेगा और फास्फोरस करेगा, उसके कारण 6 लाइन है ना। आपको जो स्प्लिटिंग एटम है उसके नंबर को लेना है और उसी का आई लेना है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है सर। क्लियर हुआ? ठीक सर। हाँ सर चलो। हाँ जी, इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 सिग्नल आ रहे हैं। हाँ हाँ, बेरी स्यूडो रोटेशन होता है तो क्या होता है? बेरी स्यूडो रोटेशन होता है तो पांचों फ्लोरीन एक टाइप के रहते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल एक्सियल में चेंज होते रहता है। तो एनएमआर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि एक्सियल है कि इक्विटोरियल है, वो ये डिटेक्ट करता है कि 5 फ्लोरीन है। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चलिए देखते हैं, एक कंपाउंड लिखते हैं। फास्फोरस का कंपाउंड है ये, 3 फ्लोरीन लगा दिया है इस पे।
और 2 ग्रुप ऊपर नीचे और लगाए हैं। ये और बोल दिया है नाइट्रोजन 15 है, ये नाइट्रोजन 15 है। अब आपको पूछ रहा है फास्फोरस 31 में, फास्फोरस 31 NMR में ये कितने लाइंस देगा, कितने लाइंस ये देगा। तो फास्फोरस 31 NMR में ये कितने लाइंस देगा। कल आप लोगों को मैं कपलिंग पढ़ाया था, ये किससे किससे कपल करेगा भैया, ये तीनों फ्लोरीन से कपल करेगा। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है, इससे भी कपलिंग होगा इसका, और नाइट्रोजन के बाद ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, इससे भी क्या करेगा, ये कपलिंग करेगा। तो सबके कपलिंग को जोड़ लो यार। तो फ्लोरीन का पहले करते हैं, तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा 2 इंटू, फ्लोरीन का नंबर कितना है भाई 3 है, फ्लोरीन का आई कितना है हाफ है, +1, इसका काम हो गया। अब 2 नाइट्रोजन ले लो, ये नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 का आई आप लोगों को पता है ना हाफ होता है। चलो तो 2 इंटू नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2, दोनों के दोनों सेम है, हाफ +1। अब देखो कौन बच गया, अब बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन का आई कितना है हाफ। चलो लिख लेते हैं, ये 2 और ये 2 कटा 4 गुना, ये कितना हो जाएगा भैया 3 गुना, ये हो जाएगा 2 और 2 कट जाएगा 5। कितने लाइन मिलेंगे भाई 60 लाइंस। कितने लाइंस 60 लाइंस मिलेंगे अपन को फास्फोरस 31 NMR में। नोट करिए, ये फास्फोरस है, ये तीनों फ्लोरीन से स्प्लिट होगा, फिर ये 2 नाइट्रोजन से भी स्प्लिट होगा, और एक के अंतर में हाइड्रोजन, इससे भी ये स्प्लिट होगा क्योंकि नेबरिंग एटम पे हाइड्रोजन है और नेबरिंग एटम भी स्प्लिट करेगा। अब बोलोगे सर कार्बन से जुड़ा रहता था, कार्बन उसको क्यों स्प्लिट नहीं कराते थे, क्योंकि कार्बन 12 जो है NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई, क्या है कार्बन 12 NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, कार्बन 13 NMR एक्टिव होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बन 13 NMR में। सर हाँ जी, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग कार्बन 12 कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कार्बन 13 पूछेगा तभी आपको कार्बन 13 उसमें इंट्रोड्यूस करना है भैया, है ना। कार्बन 13 वो पूछेगा तब आपको बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है। वो कार्बन 12 ही दे रहा है, नहीं बता रहा है, इसका मतलब। यस सर। हाँ चलो, लिख लिए क्या इसको। यस सर। हाँ चलो, अब इसी में एक चेंज मैं कर देता हूं, इसी में एक चेंज कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये देखो, इसको चेंज करके मैं इसके जगह पे हाइड्रोजन लगा दूं, इसके जगह पे क्या लगा दूं हाइड्रोजन। तब क्या होगा, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा उसको देखेंगे ध्यान से। अब इसको मिटाएंगे, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया हुआ है और इसके पहले जो कराया वो गेट में आया हुआ है। तो फास्फोरस 31 NMR किसके कारण स्प्लिट होगा, 2 फ्लोरीन के कारण स्प्लिट होगा, एक हाइड्रोजन के कारण, ये हाइड्रोजन अलग नेचर का है, ये हाइड्रोजन अलग नेचर के हैं, ये तो 2 फ्लोरीन के कारण स्प्लिट होगा, एक हाइड्रोजन के कारण, 2 नाइट्रोजन 15 के कारण, और 4 हाइड्रोजन के कारण, 4 हाइड्रोजन के कारण। सबको हम लोग लिखेंगे। अब सभी का आई हाफ है क्या, सभी का आई हाफ है, तो जितना है उसमें एक जोड़ लेना, n+1 रूल। तो 2 फ्लोरीन है 2+1, और एक हाइड्रोजन है 1+1, 2 नाइट्रोजन है 2+1, 4 हाइड्रोजन है
4 देखो भैया क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 90 लाइन्स आएगा। किसको चेंज किए हाइड्रोजन को चेंज किए सिर्फ, तो इसके लिए 90 लाइन्स हमको मिलेगा। लिखिए नोट करिए। चलो आगे देखते हैं और ये यहाँ बेरी सूडो रोटेशन एब्सेंट है। इस कंडीशन में आपको बताना है फास्फोरस 31 एनएमआर कितना सिग्नल देगा। तो फास्फोरस 31 एनएमआर की बात कर रहे हैं हम लोग। फास्फोरस 31 एनएमआर तो ये एक्सियल के कारण स्प्लिट होगा इक्विटोरियल के कारण। आई हाफ है तो n+1 रूल लगा देना। देखो एक्सियल 2 है 2 + 1 गुना ये क्या हो जाएगा इक्विटोरियल 1 है 1 + 1 कितना हो जाएगा जी 3 गुना 2 6 लाइन्स। ठीक है ऐसे ही आप इक्विटोरियल के लिए कर सकते हैं। इक्विटोरियल किसमें स्प्लिट होगा किसके कारण स्प्लिट होगा फास्फोरस के कारण। फास्फोरस कितना है 1 + 1 इंटू एक्सियल कितने फ्लोरीन है एक्सियल फ्लोरीन 2 है 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 3 6 लाइन्स इसके लिए मिलेगा। अब एक्सियल फ्लोरीन के कारण एक्सियल फ्लोरीन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा फास्फोरस 1+1 और इक्विटोरियल फ्लोरीन एक ही है तो ये 1+1 ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 लाइन्स। एक और कंपाउंड दिया है PH2S। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये ऐसे होता है F को इधर बना लेना H और H को इधर बना लेना। फास्फोरस 31 एनएमआर इसमें देख रहे हैं फास्फोरस 31 एनएमआर इसमें देख रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है भाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है फ्लोरीन सेम है तो 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2+1 कर देना। आई हाफ है तभी n+1 रूल लगाना है और ये फ्लोरीन है फ्लोरीन 1+1 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज एसिडिक H वाला आप लोगों को कराया नहीं करा देता हूँ। एसिडिक H वाला देखेंगे इधर देखो बाकी आप कर लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर इसका H3PO3 और आपको ऐसे बना के नहीं देगा ना आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा H3PO3 ठीक है। चलो
अब यहाँ पर फास्फोरस 31 एनएमआर एक ही चीज से स्प्लिट होगा, इस हाइड्रोजन से। इनसे इन हाइड्रोजन से स्प्लिट नहीं होगा ड्यू टू एसिडिक एच, ड्यू टू एसिडिक एच। ये एसिडिक है, ये हाइड्रोजन तो ये क्या होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, वो बाहर निकलते रहता है आयोनाइज होके, इसलिए इससे वो कपलिंग नहीं करेगा। तो फास्फोरस 31 एनएमआर में, जो फास्फोरस 31 एनएमआर है, तो उसमें भैया ये हाइड्रोजन बस स्प्लिट करेगा, एक ही हाइड्रोजन है, 1 + 1 आपको 2 लाइन्स मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 लाइन्स इसके लिए मिलेगा। तो ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, हो गया, हो गया। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे। यस सर। चलिए आगे आते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग, या पढ़ेंगे हम लोग कपलिंग कांस्टेंट जे, कपलिंग कांस्टेंट जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जे। तो कपलिंग कांस्टेंट जे क्या होता है, इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं पर सेकेंड, है ना। तो ये हर्ट्ज मोस्ट कॉमन यूनिट है, यही यूज होता है। हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होता है। अब जे क्या है, जे ना, दो अगर कोई सिग्नल है जी, मान लो डबलेट है, तो डबलेट की इंटेंसिटी क्या होता है, 1:1। तो इन दोनों के बीच के गैप को ये बताता है, क्या बताता है, इन दोनों के बीच के गैप को। ये डबलेट है, मान लो ऐसे ही क्वार्टेट बनाए, तो 1:3:3:1, ये क्या बताता है, इनके बीच के गैप को बताता है। तो देखेंगे हम लोग यहां पर कितने जे आएंगे, 1 जे, ये 2 जे और 3 जे, J1, J2 और J3। अब जो एडजेसेंट जे होगा, एडजेसेंट जे वो सेम होता है। क्या होता है, एडजेसेंट जे मतलब एक ही सिग्नल में जितने जे आएंगे वो सेम होंगे। अगर एक सिग्नल था वो किस में टूटा है, ये क्वार्टेट में टूटा है। एक सिग्नल था वो किस में टूटा है भाई, ये क्वार्टेट में टूटा है। तो इसके लिए 3 जे जो आएगा ना, J1, J2 और J3, ये तीनों क्या होंगे जी, सेम होंगे। इसलिए इसके लिए क्या मिलेगा, केवल 1 जे वैल्यू मिलेगा। मतलब एक सिग्नल के लिए 1 जे वैल्यू, एक सिग्नल के लिए 1 जे वैल्यू, भले सॉरी, एक सिग्नल के लिए 1 ही जे वैल्यू होगा। तो ये J1, J2, J3 तीनों बराबर होंगे, क्योंकि इसका इंटरेक्शन सिग्नल कहां से आया है, एक सिग्नल जो है वो 4 सिग्नल में, 4 लाइंस में टूटा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एडजेसेंट एटम होते हैं ना, एडजेसेंट एटम होते हैं, उनके लिए भी, जैसे कि ये A है और ये B है, तो
इसके प्रोटॉन एक टाइप के हैं, इसके प्रोटॉन एक टाइप के हैं, यहाँ एक जे वैल्यू मिलेगा और यहाँ भी एक जे वैल्यू मिलेगा, और दोनों जो वैल्यू क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। दोनों जे वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वो इंटरएक्टिव न्यूक्लियाई है। दोनों क्या है भाई, इंटरएक्टिव न्यूक्लियाई है। तो इनके लिए जो वैल्यू मिलेगा वो सेम रहेगा दोनों सिग्नल के लिए, क्योंकि दोनों जो सिग्नल देने वाले प्रोटॉन्स है ना वो एडजेसेंट एटम्स पे लगे हुए हैं। अब इसके लिए आपको क्वार्टेट मिलेगा, तो 3 जे वैल्यू इसके लिए मिल जाएगा। इसके लिए ट्रिपलेट मिलेगा, 2 जे वैल्यू। टोटल कितने जे वैल्यू मिलेंगे, 5 जे वैल्यू मिलेंगे। क्यों 5, क्योंकि इसका सिग्नल 3+1 ये क्वार्टेट में टूटेगा, और इसका सिग्नल इसके कारण 2+1 ट्रिपलेट में टूटेगा। तो ट्रिपलेट में कितना जे आएगा, तो देखो भैया ट्रिपलेट में 2 जे आएगा, 1 जे और 2 जे, 2 गैप है। और क्वार्टेट में कितना रहता है, 3 जे रहता है। 3 और 2 5 जे होंगे, जे 2 3 4 और 5, और पांचों के पांचों जे एक टाइप के होंगे। पांचों के पांचों जे क्या होंगे, एक टाइप के होंगे, मतलब कुल मिला के एक जे वैल्यू आएगा। तो ये याद रखेंगे कि जो एडजेसेंट एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, उनका जे वैल्यू सेम रहता है। यही आपको स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करेगा। अगर 2 सिग्नल का जे वैल्यू सेम है, मतलब समझ जाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट एटम पे लगे हुए हैं। चलिए भाई, one type of proton या atom may have more than one J वैल्यू। अब ये कैसे होगा भैया, एक प्रोटॉन एक से ज्यादा J वैल्यू कैसे रखेगा, इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये रखता है। तो इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एक प्रोटॉन का एक से ज्यादा J वैल्यू कैसे हो जाएगा भैया। अब एक से ज्यादा J वैल्यू कैसे होता है, इसको आप लोगों को मैं बताता हूं। देखो, अगर यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लग जाएं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, तो ये प्रोटॉन अलग होगा, ये प्रोटॉन अलग होगा, ये प्रोटॉन अलग होगा, ये प्रोटॉन अलग होगा। ठीक, मान लो मैं इस प्रोटॉन को HA, B, C और D दे दूं। अब ये क्या करेगा, इससे कपलिंग करेगा, तो J क्या मिलेगा हमको, JBC मिलेगा। क्या मिलेगा, JBC, या इसी को बोल देंगे J ऑर्थो। और ये प्रोटॉन इससे भी कपलिंग करेगा यार, क्योंकि कंजुगेशन में है। तो इसी को बोलूंगा मैं JBD, या इसी को बोलेंगे J बीटा। और ये प्रोटॉन इसी से क्या करें, इससे भी कपलिंग करेगा कई बार, मतलब अगर प्रोटॉन रहा तो ज्यादातर आर्थो और मेटा तक कपलिंग जाता है, पैरा तक कपलिंग नहीं जाता है। तो अपन को क्या मिलेगा भैया, इसीलिए एक प्रोटॉन के लिए एक से ज्यादा जे वैल्यू मिलेगा। एक प्रोटॉन के लिए एक से ज्यादा वैल्यू क्यों मिलता है, ड्यू टू लॉन्ग रेंज कपलिंग, ड्यू टू लॉन्ग रेंज कपलिंग। तो लॉन्ग रेंज कपलिंग के कारण हमको एक प्रोटॉन का एक से ज्यादा जे वैल्यू मिलता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में आएंगे ना, तो एक से ज्यादा जे वैल्यू मिलेगा अपन को। ठीक है भाई, चलो अब देखो, एक चीज और आप लोगों को बता रहा हूं, देखना ध्यान से। ये JBC है, ये JB और C कंबाइन हो रहा है, ऐसे ही ये H इससे कंबाइन होगा ना, तो क्या बनेगा, JAB होगा। तो देखो, इस प्रोटॉन ये जो कार्बन है इस प्रोटॉन से जुड़ा हो, इस कार्बन से जुड़ा, और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस क्या है जी, सेम है। तो JAB और JAB और JBC दोनों सेम होगा। तो यही चीज को तो मैं बता रहा था ना कि अगर प्रोटॉन इधर भी सेम दूरी में कपलिंग कर रहा है, इधर भी सेम दूरी में कपलिंग कर रहा है, तो दोनों जे क्या होगा भाई, सेम। तो JAB और JBC सेम होगा, मतलब समझ जाना भैया
कि वो जो प्रोटॉन है ना वो एडजेसेंट है। वो प्रोटॉन कैसे हैं? एडजेसेंट है। जे ए बी और जे बी सी, दो जे वैल्यू एक साथ एक जैसे दिख गए, मतलब आपको खोजना है कि दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट में है, नेबरिंग में है। यही आपको क्या हेल्प करेगा? स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में आपका हेल्प करेगा। चलिए लिखिए, लिखिए भाई। हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट्स। तो कपलिंग कांस्टेंट के टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो पहला है हमारा, पहला है जे जेमिनल। जे जेमिनल मतलब जिसका जर्मिनेशन एक जगह से हुआ है। तो ऐसे है, ये देखो, ये तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन जब कपलिंग करेंगे ना तो इसका जर्मिनेशन एक जगह से है। मतलब जब दो एटम एक दूसरे से कितने सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे, है ना। हियर एटम या प्रोटॉन्स आर separated by 2 sigma bonds, 2 sigma bonds। ठीक है भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड से यहां पर क्या रहेंगे? वो सेपरेटेड रहेंगे। तब उस कंडीशन में जे जेमिनल आएगा। क्या आएगा? जे जेमिनल आएगा। और जे जेमिनल है या इसी को J2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? J2 भी बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड एंगल के, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के और परसेंटेज कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल के, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के और डायरेक्टली परसेंटेज कैरेक्टर के। तो इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर CH3H, CH3H, CH3Cl और CH3F, ठीक है। तो अब देखो भैया, अब देखो इसका वैल्यू क्या आता है? -12.5 CPS, -10.8 CPS और ये आएगा -9.4 CPS। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जैसे बढ़ रहा है वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। माइनस में है ना वैल्यू, तो इधर ये कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। तो इसको नोट करेंगे आप लोग, इसको नोट करेंगे जल्दी। नोट कर लिए तो बताओ भाई, कर लिए नोट? यस सर। यस सर। चलिए, चलो आप देखेंगे जे विसिनल या विक बोलते हैं, है ना, ऐसे लिखाया रहता है जे विसिनल। तो जे विसिनल कहने का मतलब, विसिनल मतलब होता है ऐसे, प्रोटॉन यहां, प्रोटॉन यहां कितने सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है? 1, 2 और 3। हियर H आर separated by
3 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड से ये सेपरेटेड हैं। ठीक है भाई। अब इसमें हम लोगों को देखना है आप लोगों को न्यूमान प्रोजेक्शन पढ़ाया गया है? यस सर। पढ़ाया गया है ना न्यूमान प्रोजेक्शन। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये देखो, अगर ये ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कैसे हैं? गॉस। गॉस। कैसे हैं? गॉस। ऐसे ही अगर दो एटम, ऐसे ही दो एटम अगर ये ऐसे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये एंटी। ये क्या है भैया? ये एटम एंटी है ना? ऐसे ही अगर ये H और ये H, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिन। क्या है ये? सिन है। तो J का जो वैल्यू होता है ना, सबसे ज्यादा एंटी वाले का होता है, उसके बाद सिन वाले का होता है, और सबसे कम होता है गॉस। सबसे कम किसका होता है? गॉस का होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा JNT, फिर सिन, फिर गॉस का होता है। इसी को जे विशनल को 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो इसको J3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? J3, या कई बार 3J भी बोलते हैं। J3 या 3J ऐसे बोला जाता है। ठीक है। चलो, अब इसमें जो एंटी है इसका वैल्यू रहता है 8 से 10 हर्ट्ज। 8 से 10 हर्ट्ज। सिन का जो रहता है 2 से 3 हर्ट्ज, और गॉस का जो वैल्यू रहता है 1 से 2 हर्ट्ज रहता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 8 से 10, 2 से 3 और 1 से 2। वैसे इस वाले सिस्टम जो रहता है फ्लेक्सिबल सिस्टम, उसमें इतना नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाता है उतना। चलिए अब देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। बहुत देर हो गया साइक्लोहेक्सेन नहीं पढ़े, है ना? साइक्लोहेक्सेन सिस्टम देखते हैं। आ जाओ यार। ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल। ठीक है। चलो, तो इसका क्या होता है? जे एक्सियल एक्सियल सबसे ज्यादा, फिर जे एक्सियल इक्विटोरियल, फिर जे इक्विटोरियल इक्विटोरियल सबसे कम। इसका जो वैल्यू आता है जे एक्सियल एक्सियल का, ये 6 से 10 आता है। कितना आता है भैया? 6 से 10 हर्ट्ज। ये आता है आपका 0 से 7 हर्ट्ज, और ये आता है आपका 0 से 5 हर्ट्ज। मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है ना, लगभग लगभग क्या रहता है? सेम। 0 से 7, 0 से 5, अगर 4 आ गया क्या बोलोगे? एक्सियल इक्वेटोरियल है कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल? हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोलते हैं ये जो वैल्यू रहता है ना, दोनों का लगभग लगभग हम बराबर मानते हैं, दोनों का बराबर मानते हैं, और ये कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन का फैक्टर के लिए काम नहीं करता। लेकिन इसका वैल्यू अगर 7 या 7 से ज्यादा आ रहा है भैया, मतलब वो क्या होगा? वो जे एक्सियल एक्सियल होगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल एक्सियल में कपलिंग होगा। चलो लिख लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखना भैया। ये X, ये H, ये H, ये H,
ठीक है, तो सबसे पहले अपन को रिलेशन देखना है। क्या देखना है भैया? रिलेशन देखना है। कैसे? इस प्रोटॉन का ऐसे रिलेशन देखेंगे। ये प्रोटॉन इससे किस में है भैया? इससे किस में है? ये सिस में है। इससे किस में है? सिस में है। और इससे किस में है? ये ट्रांस में। इससे किस में है? ये ट्रांस में है। और ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे हैं भैया? ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे हैं? जेमिनल है। कैसे हैं? जेमिनल है। तो 3 टाइप का जे आएगा, एक तो सिस के लिए, एक तो ट्रांस के लिए, और एक तो जेमिनल के लिए। सबसे ज्यादा किसका होता है? जे ट्रांस, फिर जे सिस, फिर जे जेमिनल। जे जेमिनल का होता है भैया। चलो अब इसके वैल्यू से आप स्ट्रक्चर इलुसिडेट कर सकते हैं। 9 से 12 हट जाएगा। कितना आएगा? 9 से 12 हट। अरे यार सॉरी, 13 से 18 आता है, मिस्टेक हो गया। कितना आता है? 13 से 18 हर्ट्ज। जे सिस का आता है 9 से 12 हर्ट्ज। और जे जेमिनल का आता है -1 से +3 तक। -1 से लेके +3 तक आता है। तो अगर एक आध जे वैल्यू आपको ऐसे दिख गया 13 से 18, मतलब क्या समझ जाओगे? वहां पर ट्रांस एल्कीन है। क्या समझ जाओगे? ट्रांस एल्कीन है भैया। तो जे का वैल्यू, अगर एल्कीनिक सिस्टम आपको पूछ रहा है तो जे का वैल्यू देख के आप क्या समझ जाएंगे कि वो सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है। आप देख के समझ जाएंगे जी, सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन रहेगा तो एक जे वैल्यू का जे वैल्यू जो है आपको 13 से 18 के बीच मिलेगा। यही आपको स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करेगा। चलिए जी, लिख लिया आप लोग? हो गया? लिख लिया? यस हाँ चलो, चलो बाकी का क्लास अपन शाम को करते हैं।